अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री विद डॉक्टर यूसुफजई। आप वो प्रिंसिपल से अब ये रूल जो है ये किसके लिए यूज़ होता है? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स क्या हो अवेलेबल हो और उसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हो, तो कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐड होगा और उसके बाद किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होगा। तो इसलिए ये प्रिंसिपल यूज़ होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आपने किसी भी ऑर्बिटल्स में प्लेस करना हो, ऐड करना हो, तो सबसे पहले जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो, लो एनर्जी ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। और ये जो प्रिंसिपल है इसके लिए एक डायग्राम फॉलो होता है जिसका नाम है आबो डायग्राम। इसके हवाले से हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ जो है ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आबो डायग्राम है क्या और किस तरह यूज़ होता है। यहाँ पे जो ये डायग्राम दिख रहा है ये है आबो डायग्राम। ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में पढ़ चुके हैं। पहले आपने इस डायग्राम को ड्रा करना है। स्टार्ट में 1s से 7s तक इसको लिखना है, उसके बाद 2p से 7p तक लिखना है। लेकिन ये याद रखें कि जो 2p है इसको पैरेलल आपने लिखना है 2s के। फिर उसके बाद 3d से स्टार्ट करना है और 7d तक लेके आना है, और इसी तरह 3d को भी आपने 3p के पैरेलल लिखना है। फिर उसके बाद 4f से स्टार्ट करके 7f तक लेके आना है और 4f को आपने 4d के पैरेलल रखना है। तो इसके बाद ये एरोज इसके ऊपर ड्रा किए और इसके ऊपर जो ऑर्बिटल आ रहे हैं तो टेल से स्टार्ट लेके हेड की तरफ मूव करना है। तो इसके ऊपर जो भी ऑर्बिटल्स आएगा पहले आपने उसको फिलअप करना है। और ये किस तरह फिलअप होगा? फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी। मतलब कि 1s की एनर्जी कम है 2s से, और फिर 2s की एनर्जी कम है 2p से और 3s से, फिर इसी तरह इसकी एनर्जी कम है 3p और 4s से। तो ये क्या हो रहा है? फ्रॉम लो एनर्जी टूवर्ड्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स मूव हो रहे हैं। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड सो ऑन। तो आपने इसी तरह लिखना है। तो पहले आपने क्या करना है? डायग्राम को ड्रा करना है, आपको डायग्राम को ड्रा करना है, इसके ऊपर एरो को ड्रा करना है और उसी एरो को आपने फॉलो अप करना है। लेकिन आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख ले, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो अकॉर्डिंग टू आबो प्रिंसिपल, जितने भी आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल है तो स्टार्ट में आपने लोवेस्ट एनर्जी जो ऑर्बिटल्स है उसको फिलअप करना है। जब वो फिल हो जाए उसके बाद आपने नेक्स्ट ऑर्बिटल की तरफ मूव करना है जिससे उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो। जब वो फिलअप हो जाए तो फिर उसके बाद इसके जो नेक्स्ट हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स है उसको आपने फिलअप करना है। सही हो गया? तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? आबो प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट जो आपके पास प्रिंसिपल है वो कौन सा है? पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल या अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो आपके पास ऑर्बिटल है सेम ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम 1s को ले लें तो ये 1s आपके पास क्या है? ये आपके पास ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल में, सेम ऑर्बिटल में आपके पास क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास 4 क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर्स है, वो कभी भी 4 के 4 आपके पास क्या होंगे? सेम नहीं होंगे इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं इस ऑर्बिटल्स को। इस ऑर्बिटल्स में जिस तरह मैंने पहले बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम 4 क्वांटम नंबर लिखेंगे और फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी
4 क्वांटम नंबर लिखेंगे, फिर उन दोनों को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा ही है कि चारों के चार जो क्वांटम नंबर है आपके पास, वो दो इलेक्ट्रॉन्स जो सेम ऑर्बिटल में आप डाल रहे हो उसके लिए कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो चलो देखते हैं पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। ऑर्बिटल कौन सा है, एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल के लिए जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके इक्वल है, ये आपके पास क्या है, एन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। तो इस ऑर्बिटल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये आपके पास क्या है, स्मॉल एल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम भी पढ़ चुके हैं और हमने ये भी देखा था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को किस तरह निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास L इज इक्वल टू n-1 होता है। तो इस केस में n किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 1 - 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपके पास किसके इक्वल हो गया, 0 के। तो n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो आपके पास क्वांटम नंबर है वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये किससे रिलेट होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके इक्वल होता है, जो आपके पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है तो आपने उसको 0 तक लेके आने और फिर 0 से उसी माइनस वैल्यू तक आपने लेके जाना है। फॉर एग्जांपल अगर L 1 के इक्वल हो तो आपने +1 से 0 तक लेके आना है और फिर 0 से -1 तक लेके जाना है। तो इसमें कितने नंबर्स हो गए, 3 नंबर्स, सही हो गया। लेकिन इस केस में हम इसके लिए पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए अगर हम देख ले, इस ऑर्बिटल्स के लिए देख ले, तो इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या है, 0। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। फिर इसके बाद जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है तो या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो एक को आपने +½ से डिनोट करना है और एक को आपने -½ से डिनोट करना है। तो चलो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्या है, +½ तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलो देखते हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो कैसे होंगे। तो आपने इन चारों क्वांटम नंबर को देखना है। कौन कौन से क्वांटम नंबर को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एंड स्पिन क्वांटम नंबर को। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों, इसलिए कि यहाँ पे n किसको डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट कर रहा है और ये शो करता है किसको, ऑर्बिटल को, इस ऑर्बिटल को। तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इस ऑर्बिटल में है, सेम ऑर्बिटल है। तो इसलिए दोनों जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होंगे आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, सेम होंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे, सेम ऑर्बिटल में हैं। तो इसी वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है वो भी ऑर्बिटल्स के लिए होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, एस ऑर्बिटल है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगा, सेम होगा, L इज इक्वल टू 0। दोनों केसेस में L आपके पास क्या है, 0 के इक्वल है। बिल्कुल इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम भी आपके पास ऑर्बिटल से रिलेटेड है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कहाँ पे आ रहे हैं,
सेम ऑर्बिटल में आ रहा है, एस ऑर्बिटल में आ रहा है, तो इसी वजह से इस दोनों इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो भी क्या होगा, सेम होगा, और वो किसके इक्वल है, 0 के। लेकिन जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है वो रिलेट करता है किससे, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन की सेल्फ प्रॉपर्टी है, जिसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, -½ तो ये हमने देखा था कि अगर सेम ऑर्बिटल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कभी भी सेम ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं तो उन दोनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कभी भी सेम नहीं होगा, वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा कहाँ पे जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जैसे हमने देखा था कि पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में 4 जो आपके पास क्वांटम नंबर है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देख ले, स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का +½ है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या है, -½ होम्स रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हों, अब ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होता क्या है, अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो, इक्वल हो, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जांपल, आपके पास p ऑर्बिट है, उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल px, py एंड pz, ये 3 ऑर्बिटल्स जो हैं इसकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, तो इस ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे हम, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो और आपने डीजेनरेट ऑर्बिटल में उसको फिल करना हो, ऐड करना हो, तो आपने सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखने। अगर दूसरा डीजेनरेट ऑर्बिटल आपके पास अवेलेबल हो तो आपने एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रखना है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है आपने दूसरे डीजेनरेट ऑर्बिटल में रखना है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन है वो क्या होगा, सेम होगा। एक क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज मूव करेगा। किस केस में, अगर वो क्या हो, डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में आपने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हों तब। अगर सेम ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रख ले तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उस जो इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास उसका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स आप रख ले 2 डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में तो उसका जो स्पिन है वो क्या होगा, सेम होगा। चलो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग इजीली समझ जाएंगे कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं और अगर आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करना हो, ऐड करना हो, तो किस तरह ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने कहा था कि p ऑर्बिट है आपके पास, उसके क्या होते हैं, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये क्या है आपके पास, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल px, py एंड pz। इसकी एनर्जी क्या है, इक्वल है, सेम है। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या करने हैं, p ऑर्बिट में ऐड करने। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे px में आ जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। इस केस में उसके पास अभी 3 जो है ना चांसेस है, 3 ऑप्शंस हैं। कौन कौन से ऑप्शन, या तो वो px में आएगा, या py में आएगा, या pz में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो अगर वो px में आएगा तो यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे,
और इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, दूसरा ऑप्शन ये है कि जो ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन px में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाए, py में चला जाए और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या हो, सेम हो। तो इस तरह जब दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जाएंगे तो इस वजह से उसकी जो एनर्जी होगी क्या होगी, कम होगी, तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और यहाँ पे इस केस में पेयर फॉर्म में यहाँ पे रिपल्जन भी है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो क्या है, अनस्टेबल है। तो अकॉर्डिंग टू हून्स रूल अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो पहले क्या करेंगे, पहले वो डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर अगर उसके बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो तब वो पेयर फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे ये देख ले, ये पेयर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो क्या है, यहाँ पे मैंने रॉन्ग मेंशन किया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट। तो ये अकॉर्डिंग टू हून्स रूल है, तो ये आपके पास करेक्ट है और ये क्या है, रॉन्ग। सही हो गया। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, पहले आपने क्या करना है, उसको फिलअप करना है, सारे ऑर्बिटल्स जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है आपने उसमें इलेक्ट्रॉन्स रखने हैं। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएं तो तब आपने उसको पेयर फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे ऑर्बिटल्स को फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देख ले, 1s2 2s2 एंड 2p4, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4। तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन ये अकोमोडेट कर सकता है, 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन अभी इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर हम देख ले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे ये देख ले 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पास या तो ये पेयर फॉर्म में इस तरह आ सकता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, दूसरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए और जो थर्ड ऑर्बिटल है pz वो वैकेंट ही रहे, खाली रहे। या पहले जो 3 ऑर्बिटल्स है आपके पास px py एंड pz, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आए इसी तरह, और फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बचता हो वो क्या आ जाए, पेयर फॉर्म में आ जाए px में। तो आपके पास या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में। लेकिन अकॉर्डिंग टू हून्स रूल वो कहता है कि आपने पहले डीजेनरेट ऑर्बिटल को क्या करना है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन रखना है, फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसको आपने पेयर फॉर्म में लेके आना है। तो अकॉर्डिंग टू हून्स रूल ये आपके पास करेक्ट है और ये क्या है, रॉन्ग। और इस हून रूल से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो आपके पास एटम है मोनोवेलेंट होगा, डाईवेलेंट होगा या ट्राईवेलेंट होगा, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को देख ले तो ऑक्सीजन में आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, डाईवेलेंट। और अगर हम यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे आपके पास कोई इस तरह के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अवेलेबल नहीं है। तो इससे हम ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि ये कौन सा वेलेंट है आपके पास, इसकी वैलेंसी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है। तो हॉर्न्स रूल से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी वैलेंसी क्या है और ये मैक्सिमम और कितने बॉन्ड बना सकता है। एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। N7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कैसा है, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है आपके पास, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है px py एंड pz, तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे अगर देख ले, या तो हम इसको इस तरह रख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है इसको स्टार्ट से ही हम क्या कर लें, सेपरेटली इस ऑर्बिटल्स में रख ले, या हम इसको इस तरह पेयर फॉर्म में और जो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन रह रहा है आपके पास तो वो नेक्स्ट जो ऑर्बिटल है उसमें शिफ्ट हो जाएं। तो या तो ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है या ये वाला।
तो करेक्ट कौन सा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेपरेटली आ रहे हैं स्टार्ट से, और अकॉर्डिंग टू हून्स रूल ये करेक्ट है आपके पास। और जिस तरह हमने पहले बताया कि इससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी एटम की वैलेंसी को। तो यहाँ पे असल में वैलेंसी है क्या, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देख लें तो 1 है, तो मतलब कि ये मोनोवेलेंट आ रहा है इस केस में, और यहाँ पे क्या है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपके पास क्या है ट्राईवेलेंट। और एक्चुअल में नाइट्रोजन होता क्या है, ट्राईवेलेंट। तो इसीलिए ये आपके पास क्या है, करेक्ट है अकॉर्डिंग टू हून्स रूल। अगर हम नियान को देख ले तो नियान का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p6। तो यहाँ पे p ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे इसका हम देख ले 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटाल में आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे में और 2 इलेक्ट्रॉन तीसरे में। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो मतलब कि ये आपके पास इसकी वैलेंसी नहीं है। तो ये क्या है आपके पास, इसकी वैलेंसी क्या होगी, 0 वैलेंसी, ये और मज़ीद बॉन्ड नहीं बना सकता। नेक्स्ट एग्जांपल को देख ले, C6 कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या है 1s2 2s2 एंड 2p2। p ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसके भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो कौन कौन से, या तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक ही ऑर्बिटाल में स्टार्ट में पेयर्ड फॉर्म में आ जाएं, या इसको हम रख ले सेपरेट फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन px में आ जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन py में। ये तब पॉसिबल होगा अगर वो ऑर्बिटल्स आपके पास क्या हो, डीजेनरेट हो, उसकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। अगर एनर्जी में डिफरेंस हो, एक का जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम है और दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, तो फिर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कम वाले ऑर्बिटल्स में जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हों तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो तो उस केस में हॉर्न्स रूल फॉलो होता है। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो एक इलेक्ट्रॉन px में आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन py में। तो जो करेक्ट आपके पास रूल है तो उसके मुताबिक ये आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, इस केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक्चुअल में कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड, तो यहाँ से शो हो रहा है कि ये डाईवेलेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये डाईवेलेंट नहीं होता, टेट्रावेलेंट होता है। तो यहाँ पे अगर हम 2s को देख ले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। तो ग्राउंड स्टेट से अगर थोड़ी सी एनर्जी हम इसको ट्रांसफ़र कर ले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ पे 2p में, तो तीनों आपके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस केस में, और s के पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो अब इस केस में आपके पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से ये आपके पास क्या है, टेट्रावेलेंट। तो इंशाल्लाह कार्बन की जो आपके पास टेट्रावेलेंसी है या इसकी वैलेंसी जो 4 है, इसको हम सही से और डिटेल से हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसको मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कार्बन यहाँ पे ये 2s है और ये क्या है 2p, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इस जो s है आपके पास ये पेयर्ड फॉर्म में है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है सिंगल सिंगल फॉर्म में। तो यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे pz में। तो अगर हम यहाँ पे देख ले, अब सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स है आपके पास उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, और टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, टेट्रावेलेंट। जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके पास ऑर्बिटल्स अगर हाफ फिल्ड हो या कम्प्लीटली फिल्ड हो तो वो इस केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल को देख ले,
पी ऑर्बिटल ये तो ना हाफ फिल्ड है ना कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसी वजह से जो एस ऑर्बिटल है उससे एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा टूवर्ड्स इस पी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे देख ले, अब जो एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल ये क्या है, हाफ फिल्ड, तो ये अनस्टेबिलिटी से टूवर्ड्स स्टेबिलिटी मूव कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ से एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स पी ऑर्बिटल। तो अगर यहाँ पे अभी हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले तो कितने हैं, 4। तो इसलिए कार्बन आपके पास क्या है, टेट्रा वैलेंट। N+L रूल, तो N+L रूल को हम रिलेट करेंगे आबो प्रिंसिपल से, और फिर हम ये देखेंगे कि जो लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स है वो कौन सा है, और जो इससे हायर एनर्जी वाले हैं वो कौन से है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स आपने उसमें ऐड करना हो तो इलेक्ट्रॉन आपने कौन से ऑर्बिटल में पहले फिलअप करना है, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। तो स्टार्ट करते हैं N+L रूल। तो सबसे पहले इसको रिलेट करते हैं आबो प्रिंसिपल से। तो जैसे कि आबो प्रिंसिपल में हमने पढ़ा कि उसके लिए हमने कौन सा डायग्राम यूज़ किया था, आबो डायग्राम। तो आबो डायग्राम में हमने देखा था कि वो डायग्राम ड्रा करके उसके ऊपर एरो ड्रा करके, और इस एरो के ऊपर जो भी ऑर्बिटल्स थे वो स्टार्ट हुए थे लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से, और वो मूव कर रहे थे टूवर्ड्स हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। सही हो गया। तो चलो देखते हैं कि आबो डायग्राम क्या है। तो ये आपके पास है आबो डायग्राम। तो सबसे पहले ये आबो डायग्राम आप लोगों ने ड्रा करना है, उसके बाद इसी तरह इसके ऊपर एरोस ड्रा करने हैं, और इस एरोस के ऊपर जो भी ऑर्बिटल्स आ रहे हों तो उसको आपने फिलअप करना है उसी ऑर्डर में ही। तो अगर यहाँ पे देख ले तो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिलअप हो रहा है, 1s ऑर्बिटल, फिर उसके बाद 2s ऑर्बिटल, नेक्स्ट एरो कौन सा है, थर्ड एरो। इसमें जो है ना आपके पास कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, 2 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से, 2p और 3s। अब ये देखना है कि इसमें आपने कौन सा ऑर्बिटल को पहले फिलअप करना है। तो आपने 2p को पहले फिलअप करना है और उसके बाद 3s को। ऐसा क्यों, इसलिए कि आपने स्टार्ट करना है उसके जो एरो है उसके टेल से और मूव करना है टूवर्ड्स हेड। तो टेल की तरफ कौन सा ऑर्बिटल आ रहा है, 2p ऑर्बिटल, और उसके बाद 3s ऑर्बिटल। तो अगर इस डायग्राम के हवाले से आप देख ले तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, और ये जो आपके पास अगर टाइम ज़्यादा अवेलेबल हो तो तब आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास MCQs के क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा एक MCQs के लिए कितना टाइम होता है, 40 to 50 सेकंड्स। तो आपने टाइम भी बचाना है, ये नहीं कि आप एक ही MCQs पे इतना ही टाइम लगा ले। आप इस MCQs में टाइम बचा लें और वो टाइम किसी दूसरे MCQs के लिए यूज़ कर लें। तो इससे बेहतर है कि आप MCQs के क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम ड्रा कर लें और 2-3 मिनट इस पे ज़ाया करें, तो डायरेक्ट N+L रूल फॉलो कर ले। तो ये N+L रूल है क्या, चलो वो देखते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट क्वांटम्स नंबर पढ़े हैं ऑलरेडी, तो उसमें हमने देखा था कि N किसके लिए यूज़ होता था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए, और L एजीम्यूटल क्वांटम नंबर के लिए। तो यहाँ पे ये N आपके पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्लस L क्या है, एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो अब ये देखते हैं कि 3s पहले फिलअप होगा या 3p अकॉर्डिंग टू N+L रूल। तो चलो इसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस केस में दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, 3, जो इक्वल है, 3 इसके लिए भी है और 3 इसके लिए भी है। तो अब देखना ये है कि इसका जो एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है इसके लिए कौन सा है और p के लिए कौन सा है। तो s के लिए एजीम्यूटल क्वांटम नंबर इक्वल टू 0 है, और p के लिए एजीम्यूटल क्वांटम नंबर किसके इक्वल है, या l किसके इक्वल है, 1 के। तो N+L रूल के मुताबिक यहाँ पे आपने पुट करना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहाँ पे आपने पुट करना है एजीम्यूटल क्वांटम नंबर। तो चलो पहले सॉल्व करते हैं 3s के लिए। तो n के लिए हमने पुट करना है यहाँ पे 3, यहाँ पे देख ले इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके इक्वल है, 3, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया 3। उसके बाद यहाँ पे s है, तो s जो इसका एजीम्यूटल क्वांटम नंबर है यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया वो किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ पे 0 पुट कर ले, तो 3 + 0 = 3। तो यहाँ पे ये देख ले 3 है।
अब आपने n प्लस एल जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है किसके लिए, 3p के लिए। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके इक्वल है आपके पास, 3 के, और p का जो इज़्म्यूटल क्वांटम नंबर है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो आपने यहाँ पे n प्लस एल में इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी पुट करना है और इज़्म्यूटल क्वांटम नंबर भी पुट करना है। तो यहाँ पे पुट करते हैं n की वैल्यू जो 3 है और l की वैल्यू जो 1 है, इन दोनों को आपने सम ऑफ करना है। तो 3 + 1 = 4। तो इन दोनों को कंपेयर कर ले, तो 3 छोटा है या 4, आपके पास 3 छोटा है, मतलब कि इसकी एनर्जी आपके पास क्या है, कम है, ये लोअर वैल्यू दे रहा है, और ये आपके पास क्या है, हायर एनर्जी वाला है। तो आपने कौन सा ऑर्बिटल पहले फिलअप करना है, जिसकी एनर्जी क्या हो, कम हो या ज़्यादा, हाँ बिल्कुल, जिसकी एनर्जी कम हो। तो इस केस में 3 इसकी एनर्जी आपके पास कम है, और 4 यहाँ पे जो 3p है उसके लिए 4 आ रहा है, तो इसकी एनर्जी आपके पास क्या है, हायर है। तो आपने पहले 3s को फिलअप करना है और उसके बाद 3p को। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ मसला हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो आपके पास है वो क्या है। अगर हम देख ले इस केस में n प्लस एल दोनों के लिए क्या है, डिफरेंट है। ऐसा केस भी हो सकता है कि n और आपके पास n प्लस एल वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ रहे हो। तो इस केस में आपने फिर क्या करना है, अब वो देखना है हमने। अगर 3D को हम देख ले और 4p को हम देख ले, तो चलो उसके लिए पहले फाइंड आउट करना है हमने कि n प्लस एल वैल्यू 3D के लिए क्या है और 4p के लिए क्या है। तो 3D के लिए जो आपके पास n प्लस एल वैल्यू है वो क्या है, 5, और 4p के लिए आपके पास क्या है, 5। यहाँ पे देख ले दोनों केसेस में n प्लस एल वैल्यू 3D के लिए और 4p के लिए आपके पास क्या है, 5 और 5, दोनों क्या है, सेम। यहाँ पे जो पहले हमने पढ़ा था कि जिसके जो आपके पास n प्लस एल वैल्यू कम आ रहा हो तो आपने उसको पहले फिल करना है। तो यहाँ पे ये इजी था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब कंपेयर करना है। अगर n प्लस एल वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रहा हो तो आपने उसके लिए उस केस में क्या करना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपके पास है उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक क्या है, 3 है, और दूसरा क्या है, 4। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम हो उस केस में आपने उसको फिल करना है पहले। तो अगर हम 3D और 4p को कंपेयर कर ले तो इसका जो n प्लस एल वैल्यू है दोनों केसेस में आपके पास इक्वल है। तो इस केस में फिर आपने देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3D का लो है और 4p का ज़्यादा है। तो आपने कौन सा पहले फिलअप करना है, 3D और उसके बाद 4p। तो आज के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद अच्छे वीडियोस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुखदाए पामान।